ये बात। राम राम। मैं जयंत चौधरी इस माध्यम से अपने ट्वीट्स और विचार सीधा आप तक पहुंचा रहा हूं। निटकता और कई द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापारिक करार के बावजूद दक्षिण एशिया के देशों में दूसरे देशों के मुकाबले सबसे कमजोर आर्थिक एकीकरण है। ब्रुकिंग्स इंडिया ने संबंध अभियान के नाम से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें भारत के लिए दक्षिण एशिया के देशों के साथ बढ़ते व्यापार की संभावनाओं पर प्रकाश डाला है। निश्चित ही दक्षिणी एशिया के 8 देशों के बीच अगर लोगों का आवागमन सरल होगा, नवीन विचारों में, ज्ञान में, सेवाओं में, प्रोडक्ट्स में व्यापार का आदान प्रदान होगा, इससे हमारे अर्थव्यवस्था को बड़ा लाभ हो सकता है। और जो हमारे देशों के बीच विश्वास में अभाव हैं, वो खाई को पाटने में भी मदद मिलेगी। रिपोर्ट में बताया है कि प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज, हाई लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण दक्षिण एशिया में अंतर क्षेत्रीय व्यापार बेहद कम है। इस क्षेत्र में आने वाले देशों के वैश्विक व्यापार का महज 5% तक है। यह आंकड़ा पूर्वी एशिया और पैसिफिक इलाकों की तुलना में बहुत कम है। पूर्वी एशिया में तो अंतर क्षेत्रीय व्यापार कुल व्यापार का 50% तक है। भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ व्यापार भारत के कुल व्यापार का 2 से 4% तक रह गया है। ये बेहद कम है। सबसे ज्यादा हम बांग्लादेश को निर्यात करते हैं, फिर श्रीलंका और नेपाल। आयात की बात करें तो सबसे ज्यादा म्यांमार से करते हैं, फिर श्रीलंका और बांग्लादेश से। आपसी व्यापार को बढ़ाने की दृष्टि से दक्षिण एशिया के देशों के बीच कई करार भी हैं। साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया समझौता 2006 से है। इंडो श्रीलंका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2000 से है, लेकिन संभावनाओं के और लक्ष्य के अनुरूप व्यापार में विस्तार नहीं हो पाया। सिर्फ समझौते से बात नहीं बनेगी। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है, जब तक व्यापार में बाधक बनने वाले नॉन ट्रेड बैरियर्स को नीतिगत फैसले लेकर नहीं हटाया जाता, व्यापक सुधार नहीं हो पाएगा। अंतर्देशीय सड़क और रेल यातायात की बुनियादी संरचना की परियोजनाओं का इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जैसी प्रोजेक्ट्स की भूमिका भी बड़ी है। भारत को इस ओर अग्रसर रहने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि आप तुलना चाइना से करें तो आप पाएंगे कि पड़ोस में ही हम टिक नहीं पा रहे। पिछले 2 दशकों में चाइना दक्षिण एशिया का बड़ा ट्रेड पार्टनर स्थापित हो चुका। पाकिस्तान को हटाकर भी चीन इस क्षेत्र में हमसे दुगना व्यापार करता है। आज चाइना बांग्लादेश का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है। अफगानिस्तान से लेकर मालदीव्स और श्रीलंका तक व्यापार के रास्ते चाइना अपने वर्चस्व को फैला रहा है। कोविड के बाद बहुपक्षीय व्यापार समझौते ढीले पड़ जाएंगे और 2 देशों के बीच के संबंध और करार ज्यादा कारगर होंगे। ऐसे में हमें दक्षिण एशिया पर फोकस बढ़ाना चाहिए, जहां हमारा सिविलाइजेशनल फुटप्रिंट हमेशा मजबूत रहा है। डायलॉग बढ़ाने की जरूरत है। सब सहारन अफ्रीका में व्यापार में बाधक हटाने को देशों ने राष्ट्रीय स्तर पर और साथ मिलकर विशेष अभियान चलाया है। नेशनल मॉनिटरिंग कमिटीज हैं वहां, जिनका काम ही है कि आपसी क्षेत्रीय व्यापार को सरल करना है। दक्षिणी एशिया के देशों के बीच कभी व्यापार में एंटी डंपिंग और काउंटर वेलिंग ड्यूटी लग जाती है, कभी परीक्षण और टेस्टिंग या सर्टिफिकेशन के नाम पे समय समय पे बाधक खड़े हो जाते हैं। इन प्रतिबंधों को हटाने के लिए निरंतर डायलॉग मैकेनिज्म स्थापित होना जरूरी है। अकेले डोमेस्टिक डिमांड के बल पर हमारी फैक्ट्रीज नहीं चल पाएंगी। हम चाहें या ना चाहें, कोविड के बाद भी वैश्विक व्यापार जरूर बढ़ेगा और प्रतिस्पर्धा में हमें भाग भी लेना होगा और निर्यात करने वाले उद्योग को आगे बढ़ाना होगा। आपने सोचा है हम सोने की चिड़िया कैसे थे? 1700 वर्ष में वैश्विक जीडीपी का 24% भाग भारत का था। वो इसलिए कि हमने काफी हद तक खुले व्यापार को अपनाया हुआ था। एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, शिप बिल्डिंग, कितने क्षेत्रों में हम दुनिया में सबसे आगे थे। आज हम वोकल फॉर लोकल का मंत्र अपनाते हैं या आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो कि हम विश्व व्यापार से अपना मुंह मोड़ लें। हमारे पड़ोस में देशों में तनाव बढ़ रहा है। एक तरफ चीन, दूसरी ओर पाकिस्तान, अब नेपाल। इस बीच ब्रुकिंग्स इंडिया के इस प्रतिवेदन में व्यापार बढ़ाकर अर्थव्यवस्था में सुधार के रास्ते के साथ अपने सामर्थ्य से तनाव को दूर करने का फॉर्मूला भी है। तो आज की ये बात जरा आप भी सोचें।